सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। भाई की दुल्हन उन दिनों बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। अजीब सी हालत में डरी समी रहती थी। जरा सी आहट पर चौंक जाती थी। कोई उनके कंधे पर हाथ रखता तो बुरी तरह से चिल्ला उठती थी। हम लोग हैरान होते थे, उनको क्या हो गया है। जब उनका फ़ोन बजता था तो उनको ऐसा लगता था जैसे फ़ोन नहीं, कोई आइटम बम हो गया हो जो अभी फूट जाएगा। एक दिन मैं उनके पीछे चली गई, फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और मैं कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुनकर मैं तो हैरान रह गई। वह तो मेरी बात कर रही थी, पर ऐसी बात चल रही थी मेरी हालत भी भाभी जैसी हो गई। मेरा नाम मुन्नी है। हमारा एक ही भाई था और वह भी सबकी आंखों का तारा था, क्योंकि हम 5 बहनें थीं और माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरे भाई की नौकरी अच्छी थी, वह हम सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। उसने हम सारी बहनों की पढ़ाई भी करवाई थी। आखिरी बहन मैं बची थी। पापा ने कहा कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। हमने अपने भाई के लिए बहुत ही खूबसूरत और चांद सी लड़की ढूंढ ली। हमारी भाभी हमारे गांव के पड़ोस गांव की थी। मेरा भाई कहता था मैंने अपने से छोटी उम्र लड़की से शादी नहीं करनी, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। इस तरह मुझे अजीब लगता है। हमने उसके लिए जो लड़की ढूंढी है उसका नाम शीतल था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। शक्ल व सूरत थोड़ी चालाक भी लगती थी, लेकिन पापा कहते थे कि अब वह लड़कियां नहीं मिलती जो शक्ल व सूरत से भी मासूम लगती हूँ। वह आजकल लड़कियां ऐसी हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हमने मासूम लड़की लेकर क्या करना है। समझदार होनी चाहिए, अपना ख्याल खुद रख सके, इतना ही काफ़ी है। हमें लगता था वह थोड़ी बहुत चालाक होगी, शायद अपनी बात मनवाने वाली, देर से उठने वाली, लेकिन शक्ल अच्छी थी और हम चाहते थे कि हमारे भाई को अच्छी लड़की मिले। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया था तो हम उसके लिए खूबसूरत सी भाभी तो ढूंढ कर ला सकते थे। लेकिन हम लोग तो पहले दिन ही हैरान रह गए जब उसने कहा कि आप लोगों ने अभी तक ये तय क्यों नहीं किया कि हमने हनीमून पर कहाँ जाना है। मेरे भाई ने कहा हम हनीमून पर अगले महीने जाएंगे, तो उस बात पर वह नाराज हो गई और कहने लगी यहाँ लोगों की शादी होती है, वहाँ उनके टिकट बुक हो जाते हैं, सुबह सुबह उठकर वह हनीमून के लिए निकल जाते हैं। मैं 1 महीना इंतज़ार नहीं करूँगी। मुझे तो अभी जाना है और मुझे जाना भी अपनी मर्जी की जगह पर है। मेरे पापा ने कहा ले जाओ ना, यही तो दिन होते हैं, फिर उसके बाद कहाँ टाइम मिलता है। इंसान बच्चों में उलझ कर रह जाता है। ले जाओ जहाँ भी कहती है। इस बात पर मेरी भाभी ने कहा कि मैं बच्चों में उलझने वाली नहीं हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। मेरे पापा चुप हो गए। वैसे मेरी भाभी की ही साइड लेते थे। मेरे भाई ने कहा कि अच्छा बताओ कहाँ जाना है। मेरे भाई का रवैया थोड़ा सा बदल गया था, थोड़ा सा अलग हो गए थे। शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी हमारे पापा के साथ इस तरह से बात करे। उसने कहा कि मुझे तो कनाडा जाना है। मेरे मुंह से तो चाय बाहर आ गई। हमारे खानदान में आज तक कोई भी कनाडा हनीमून मनाने नहीं गया था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिमला या मनाली जाते थे या ज़्यादा मसूरी चले जाते थे। मेरे भाई ने कहा तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई सोने की दुकान है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी भाभी ने कहा कि आपने तो कहा था कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी ना। सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगूंगी, बस यही तो कह रही हूँ कि मुझे कनाडा ले जाइए। मेरे भाई ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी भाभी ने उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया, कमरे में चली गई और रोना शुरू कर दिया। और फिर रात हो गई और रात को भी कुछ नहीं खाया। हम सब उनको बार बार मना रहे थे, लेकिन वह मान नहीं रही थी। मेरे पापा ने मेरे भाई को समझाया ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है, खाना भी नहीं खा रही है। अगर उसे कुछ हो गया और लोगों को पता चल गया कि शादी के पहले हफ्ते में ही लड़की अस्पताल पहुंच गई, तो वह लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे और क्या कहेंगे हमारे बारे में। और अगर अपने माँ बाप से ये शिकायत कर दी तो मेरे भाई ने कहा कि मैं उसे कहाँ कनाडा ले जाऊँ। पापा पता है ना, घर का राशन, बजट सब कुछ खराब हो जाएगा। अगले 4-5 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ। उसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, बस उसकी पहली फरमाइश समझ कर ले जाओ। मेरे पापा कितने अच्छे थे, अपनी बहू का ख्याल कर रहे थे। लेकिन मेरी भाभी इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, यह हमें पहले ही पता चल गया था। मेरे पापा ने मेरे भाई को मना लिया और टिकट का इंतजाम भी हो गया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को कहा कि मैं तुम्हें ले तो जा रहा हूँ, लेकिन अब उससे ज़्यादा कोई और फरमाइश मत करना।
क्योंकि तुम्हारी पहली फरमाइश है, इसलिए जिसको पूरी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। डबल काम करना पड़ेगा, घर वालों को भी अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। मेरी भाभी ने कहा, वह लोग तो खर्चे कम ही करते तो अच्छा रहता। आपने क्या इतने सारे लोगों को पालने का ठेका लिया हुआ है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? आपने 7 फेरे मेरे साथ लिया था, मेरा ख्याल रखना है आपको। आपकी ये पहली जिम्मेदारी है। मेरा भाई चुप हो गया क्योंकि वह बेचारा शरीफ आदमी था और क्या बोल सकता था। वह मेरी भाभी को हनीमून पर लेकर चला गया। वे दोनों बहुत खुश थे। मैंने मजाक में कह दिया कि आपने तो बड़ी दूर का प्लान कर लिया है, अगर कहीं इधर उधर शिमला मनाली जाती तो हम भी आपके साथ चले जाते। मेरी भाभी ने कहने लगी, तुम भी कबाब में हड्डी जरूर बनोगी, इसलिए इतने दूर का प्लान किया है। क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि पति पत्नी अकेले जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं जाता? ये फिल्मी ड्रामों का मजाक के तौर पर जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस वजह से ये तुम्हारी जैसी लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। मेरी भाभी तो बड़ी अजीब सी थी। मेरी बाकी बहनें भी चुप हो गई। मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार मानी जाती थी, लेकिन मेरी भाभी के सामने मैं भी चुप होकर रह गई। मेरे भाई ने भी मुझे इशारा किया कि कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। लगता है मेरी पत्नी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही घमंड है। शायद ये उनकी खूबसूरती की वजह है और इस बात पर भी वो अपने ख़ानदान में इकलौती बेटी थी। लेकिन आप पिछले घर में जो भी होंगी, अगले घर में कोई जिम्मेदारी होती है जो आपने निभानी होती है। मैंने पापा को कहा कि आपने अच्छा नहीं किया उसकी ये बात मानकर। अभी हमेशा अपनी फरमाइशें मनवाया करेगी। पापा का कहना था कि जितना हमसे हो सका हम उतना ही करेंगे। एक फरमाइश अगर ऐसी कर डालेगी जो नहीं पूरी हो सकती तो फिर नहीं करेंगे। मेरे पापा ने कहा, हमारे खानदान में आज तक कोई वैसी भी हनीमून पर नहीं गया और उसने कनाडा जाने की फरमाइश कर दी है। अब प्रार्थना करो कि वह लोग ठीक ठाक वापस आ जाएं। कहीं उसने वहीं पर रहने की फरमाइश ना करने लगे मेरे बेटे से। पापा ने कहा कि अब इतनी भी बात नहीं है। दिन इसी तरह बीतने लगे। ये लोग 10 दिन के लिए गए थे, लेकिन दिन ज़्यादा हो गए थे। पहले 1-2 दिन तो इन लोगों ने फ़ोन करके बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो 7-8 दिन से उनका कोई भी फ़ोन नहीं आया था। पापा ने कहा कि बस अब तो वापस आने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन 15 दिन की जगह 25 दिन बीत गए। मैंने अपने पापा से कहा, ज़रूर भाभी ने प्रोग्राम लंबा करवा लिया होगा, उनका दिल नहीं लग रहा होगा वहाँ से आने का। जितने पैसों का सोच कर गए हैं उनसे ज़्यादा लगा कर आएंगे। हमारे अगले 2-3 महीने मुश्किल हो जाएंगे। पापा ने कहा कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, घर में चलाता हूँ, कुछ न कुछ कर लूँगा। मैंने कहा कि दाल रोटी तो हमें ही खिलाओगे ना? जहाँ अच्छे पकवान पकते थे वहाँ भी बंद हो जाने हैं। मेरे पापा ने कहा कि तुझे तो खाने की पड़ी रहती है, लेकिन असल में मुझे खाने की नहीं पड़ी थी। मैं कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि मुझे मेरी भाभी पर यकीन नहीं था। और फिर कहते हैं कि शायद मेरी जुबान ही काली थी कि हमारे ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी भाभी एक दिन वापस आ गई अकेली। मेरा भाई उनके साथ नहीं था। जब हमने पूछा कि भाई कहाँ है, क्या वहीं पर रह गया, तो कहने लगी, नहीं, वह तो हमेशा के लिए वहीं का ही हो गया है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो भाभी ने हमें ऐसी बात बताई कि हम पर क़यामत टूट पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं पर मर गया है। वह एक हादसे का शिकार हो गया था और मैं उसकी लाश तक नहीं ला सकती, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। मैं वहाँ पर अकेली थी। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी भाभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने होने चाहिए थी। हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया था। हमारा इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि हादसे तो ज़िंदगी में हो ही जाते हैं। क्या मैंने जानबूझकर हादसा करवाया है? दुनिया में हज़ारों लोग सड़कों पर मरते हैं, उसमें किसी की भी गलती नहीं होती, और वहाँ पर भी ये सब कुछ हो सकता है। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। पापा ने कहा कि तुम मेरे बेटे को ले गई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे हवाले किया गया था। अगर तुम वहाँ जाने की जिद ना करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तुम्हारा क्या गया? मेरा तो बेटा चला गया, बुढ़ापे का सहारा चला गया, हम सब का कमाने वाला चला गया। अब हम क्या करेंगे? मैं उन 5 लड़कियों को लेकर कहाँ जाऊँगा, और अब हमारा क्या होगा? तुम तो अपने घर चली जाओगी। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊँगी। हमें लगा कि शायद उसे हमारा एहसास हो गया होगा और हमारे साथ रहेगी। जो कुछ भी होगा मिलकर करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे हमारा कोई एहसास नहीं था। वह पता नहीं कैसी औरत थी और वह इस घर में क्यों रह रही थी। मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वह अभी तक यहीं पर पूरा दिन खाती पीती थी और नखरे भी करती थी।
एक दिन कहने लगी, पराठे के साथ अंडा क्यों नहीं बनाया। और मेरे पापा तो बहुत हैरान थे कि कैसी औरत है जो शादी के पहले महीने ही विधवा हो गई है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी। अभी भी उसके नखरे करने की आदत कम नहीं लग रही थी। हम लोग बहुत परेशान थे ऐसी औरत पर, हैरान भी थे। हमने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाभी बैठी थी और उनका फ़ोन भी साइड पर पड़ा हुआ था। जब उनके फ़ोन पर कनाडा के नंबर से कॉल आने लगी, मैं हैरान हुई। उन्होंने देख लिया कि मैं देख चुकी हूँ, पर उन्होंने फ़ोन उठाया और कमरे में चली गई। वह किसी से बातें करने लगी। उनको हमेशा कनाडा के नंबर से ही फ़ोन आता था, लेकिन कनाडा में कौन था। एक दिन तो मैं उनकी बातें सुनने लगी और हैरान रह गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बात तो कम कर रही थी, पर रो ज़्यादा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़। सब कुछ तो ले लिया तुमने, अब मैं क्या करूं। मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं वापस नहीं आ सकती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं कहाँ हूं। पता नहीं कौन था जिससे मेरी भाभी डर रही थी। मेरी भाभी तो किसी से भी नहीं डरती थी, ना किस्मत से, ना ज़िंदगी से, ना मोहल्ले वालों से, ना मेरे भाई से। उन्होंने मेरे भाई को हमेशा के लिए छीन लिया था। अगर वह ना लेकर जाती तो शायद मेरा भाई भी जिंदा होता। हमें क्या पता था वह वापस नहीं आएगा। हम तो इंतज़ार में बैठे थे। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब ये लोग 15 दिन कहकर 1 महीने के बाद वापस आई। कोई ना कोई हरकत जरूर हुई थी। पता नहीं उस समय किसका कसूर था। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। हम तो अपने भाई को आखिरी दफा भी ना देख पाए, ना उसका अंतिम संस्कार कर पाए थे। हमारे लिए तो क़यामत टूट पड़ी थी। लेकिन ये औरत किसी से भी नहीं डरती थी। उसको अपने ऊपर इतना घमंड था। उसका सारा गरूर उतर चुका था। ये हमारे साथ तो अभी भी लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन असल में बहुत डरी डरी रहती थी, परेशान सी रहती थी। एक दफ़ा फिर से मैंने उसका फ़ोन सुना। वह इस दफ़ा भी उस आदमी से बहुत हाथ पाँव जोड़ रही थी कि किसी को उंगली पकड़ाते हैं तो वह बाजू ही पकड़ लेता है। तुम भी वैसे ही हो। ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। अब और कितना नुकसान करवाओगे। मैं वापस नहीं आने वाली, मैं नहीं आऊँगी। शायद वह आदमी उनको कह रहा था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी लोकेशन पता कर लूँगा। मेरी भाभी ने फ़ोन ही तोड़ दिया। जब फ़ोन टूटने की आवाज़ आई तो पापा ने भी सुन ली और कमरे में आए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने कहा कि आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं। तुम क्या कर रही हो, क्यों फ़ोन तोड़ दिया, यहाँ क्या चल रहा है, क्या ये सब का मतलब मेरे बेटे से है। तो मेरी भाभी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुका है। अब वह कभी वापस नहीं आने वाला। और किसी भी चीज़ का मतलब एक मरे हुए इंसान से नहीं होता, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुका होता है। मेरे अपने ही समस्याएं बहुत है। मेरे पापा ने कहा, अगर तुमने इस घर में रहकर हमारी मदद नहीं करनी तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, चली जाओ अपने घर। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, और वैसे भी सारी ज़िंदगी मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी। आपके बेटे की बहू बनकर मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं अभी जवान हूँ, मैं फिर से शादी कर लूँगी। मेरे पापा ने तो अपने कानों से हाथ लगा लिया और रोना शुरू कर दिया कि ये किस तरह की औरत है। उसे तो किसी बात की परवाह नहीं थी और इधर हमारा तो रो रो कर बुरा हाल था। जबकि इस बात का तो अब 2 महीने होने वाले था। भला हम लोगों का गम कैसे भूलने वाला था। हमारा टाइम बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन हमारा भाई हमारा एक ही सहारा था, हमारी आंखों का तारा था। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा था अब सारी ज़िंदगी वही होना था। हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मेरे पापा के पास भाई की कुछ जमा पूंजी थी, वही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वह कब तक इस्तेमाल करते। वह इतने बूढ़े थे, इतने पैसे नहीं कमा सकते थे। थोड़ा बहुत फिर भी काम कर रहे थे जिससे रोजी रोटी चल रही थी। मेरे पापा अब बहुत बीमार रहने लगे थे। हम बहनों ने अपने सोने की चीज़ें बनवाई हुई थी, वे धीरे धीरे बिकने लगी थी। जब हमने भाभी से कहा कि आपको भाई ने जो सोने का सेट दिया था वह वापस दे दो, क्योंकि घर के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। कहने लगी, क्यों वापस दे दूँ, तुम्हारे भाई ने मुझे दिया था, उसकी आखिरी निशानी है। मेरे पापा ने कहा कि वह बंदा इस दुनिया से चला गया तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, फिर क्यों उसकी निशानी दिल से लगाकर बैठी हो। वापस कर दो। क्या करोगी, तुम्हारे तो माँ बाप है, तुम तो दूसरी शादी कर सकती हो, हमारा तो कोई भी नहीं है। उस जेवर को बेचकर हमारे पैसे वापस हो जाएंगे तो हमारा कुछ दिन अच्छे से बीत जाएंगे। मैंने पापा को कहा था मैं नौकरी कर लूँगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, मैं नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। मेरे पापा की पेंशन भी आती थी, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा थे और आजकल इतनी महंगाई थी
कि हमारा गुजारा नहीं होता था। हमने अपनी 3 बहनों की शादी गरीब घर में की थी। वह भी बराबर हमारे घर ही रहा करती थी। उनके और उनके बच्चों के बहुत ज़्यादा खर्चा था। हमारा भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन मेरी भाभी को किसी बात का एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने सेठ हमें वापस नहीं किया और कहा कि मैं तो वापस नहीं करूँगी। कैसी औरत थी, उसने हमारे भाई को न जाने क्या कर दिया था और अब यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। पापा कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो उसकी शक्ल देखकर उसको ले आया था। सोचा था कि एक प्यारी सी बहू लेकर आऊँगा, लेकिन भूल गया था कि जिन लोगों की शक्ल अच्छी होती है उन लोगों की नीयत कभी भी अच्छी नहीं होती। मेरी भाभी ने फिर से एक नया फ़ोन ले लिया था, क्योंकि उनका फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं होता था। फिर से उनको कॉल आने लगी थी। एक दिन वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जब मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी, अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी बात की समझ आ रही थी। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हारे बाप का राज नहीं है तो मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने जैसे कोई नतीजा निकाला और उन्होंने कहा कि मेरी एक ननद है, वह बहुत ज़्यादा जवान है, तुम उसको ले जाओ, मेरी जगह उसको अपने साथ रख लो, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये भाभी क्या कह रही थी? क्या मेरा सौदा किसी के साथ कर रही थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वह ऐसा कर सकती थी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। बुरी तरह से डर गई। पापा ने कहा कि पता नहीं बाहर कुछ लोग आए हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा कि पापा, भगवान के लिए दरवाज़ा मत खोलना और उनको कमरे में ना आने देना, वह लोग मुझे ले जाएंगे। मेरे पापा ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा कि वे लोग मुझे लेने आए हैं, भाभी ने मेरा सौदा कर दिया है, वे लोग मुझे ले जाएंगे। पापा हैरान रह गए, परेशान हो गए। कैसी बातें कर रही हो? लेकिन असल में वे लोग कुछ और भी समस्या पर बात करने आए थे। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने इंश्योरेंस करवा रखा था, अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसके इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए आए हैं। मेरे भाई ने 70 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। हम लोग ये सुनकर हैरान रह गए। मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए। बेचारा जाते जाते भी हमारा भला करके चला गया। उन्होंने पैसे हमारे हवाले किया तो मेरी भाभी सामने आ गई और कहने लगी, मैं उसकी पत्नी हूँ, पैसे तो मुझे मिलनी चाहिए। तब मैंने सबके सामने ये बात कर दी कि तुम फ़ोन पर कैसी बातें कर रही थी। मेरी भाभी परेशान हो गई। मेरे पापा ने कहा, क्या कर रही थी तुम? मेरी बेटी का नाम क्यों ले रही थी? अभी इतनी बात हो रही थी कि मेरी भाभी का फ़ोन बजने लगा। मैंने उनके हाथ से फ़ोन छीनकर खुद बात करनी शुरू कर दी और जब मैं बात करके वापस आई तो हैरान रह गई। भाभी ने ही मेरे भाई को मारा था, क्योंकि मेरी भाभी ने कनाडा में किसी अमीर आदमी को देखा था। उससे इतनी ज़्यादा प्यार में पड़ गई थी कि उसके बातों में आ गई थी, उसके साथ चक्कर चला लिया था और अब उसको पता चल गया कि ये शादीशुदा है तो उसने किसी तरह मेरे भाई को ख़त्म कर दिया और मेरी भाभी वहाँ से किसी तरह भाग कर आ गई। अब वह कहता था कि वापस आ जाओ और मेरे साथ ज़िंदगी बिताओ। जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मेरी भाभी ने उसको कहा कि मैं तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन अपनी जगह अपनी ननद को भेज दूंगी, तुम अपने बंदों को भेज दो, उसको आकर ले जाए। यहाँ तक बात मेरी भाभी ने कर दी थी। मैंने उस इंसान से बात की थी। मैंने उसे बताया, ये कैसी औरत है जो अपनी पति की ना हुई, ये बहुत बुरी है, आप बेशक उसको आकर ले जाइए। मैंने उसको भाभी के घर वालों का पता दे दिया और नंबर दे दिया था। तभी तो वह अपने घर भी नहीं जा रही थी कि अगर कोई आए तो यहाँ पर आए, कोई ड्रामा या मुसीबत बने तो इसी घर में बने, उसकी फैमिली को कुछ ना हो। ये औरत ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक थी, उसने सब कुछ करवा दिया था। जब ये बात सामने आ गई तो उसने भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अभी परेशान थी। जब आपके पीछे इस तरह से बाहर के लोग पड़े हुए हों और आपको पता हो कि उनमें कितनी ताकत है, तो आपको किसी दूसरे देश में भी उठा सकते हैं और आप भी परेशान ही होंगे। वह भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस आदमी के पास बहुत पैसे थे, वह एक जगह पर बैठा था, हम लोग भी वहाँ पर बैठे शो देख रहे थे, लोग पैसे लुटा रहे थे और वह सोने की चैनें फेंक रहा था। मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ी दोस्ती कर ली जाए तो हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और पता है कि आपके बेटे की कमाई इतनी अच्छी नहीं थी। मैं पूरी दुनिया देखना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने उस आदमी के साथ छोटा मोटा दोस्ती करना चाहिए। ऐसे लोग तो एक मुलाकात में ही लाखों रुपए उड़ा देते हैं।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पीछे ही पड़ जाएगा, और वह वाकई में मेरे पीछे पड़ गया। जब मैंने कहा कि मेरा एक पति है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, तो उसने आपके बेटे को मरवा दिया। उसके बाद उसने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की, मेरा पीछा किया। मैं किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। इतने सारे दिन वहीं पर लग गए थे, तभी तो हमें इतनी देर हो गई थी। मेरे पापा ने कहा कि अपनी बेशर्मी की कहानी सुना रही हो। अपने पति को अपने बेशर्मी के लालच की वजह से तुमने मेरे बेटे को मरवा डाला। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? तुम्हारा तो कुछ नहीं गया। हमारा तो इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। निकल जाओ इस घर से और अपने घर चली जाओ। अब वह मुसीबत भी तुम्हारी और सारे पाप भी तुम्हारे। उस आदमी को मेरी बेटी ने तुम्हारे घर का पता दे दिया है, वहीं पर आएगा, तुम जाओ। और तुम्हारे माँ बाप जाने, तुम्हारे माँ बाप को भी पता चले कि उनकी बेटी क्या करती थी। फिर मेरी भाभी मेरे पापा के कदमों पर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा ना किया जाए, मुझे वहाँ पर ना भेजा जाए। मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वह लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मेरा साथ भी नहीं देंगे। मेरे पापा ने कहा कि हमने तुम्हारा साथ देने की बहुत कोशिश की थी, तुम्हें अपना बेटी बनाना चाहा था, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी को घर से निकाल दिया गया। हम लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे भाई ने इंश्योरेंस भी करवाया था। हमें बहुत अफसोस हुआ। हम जब भी सोचते थे हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे। हमारे भाई के साथ कितना बुरा हुआ था। इतनी उम्र में वह बेचारा इस दुनिया से चला गया। अभी उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। अभी उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था और अपनी इस ज़िंदगी को छोड़कर जाना पड़ गया था। हमने उन पैसों को छोटा मोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था। हमारे घर के हालात अब अच्छे हो गए थे। मेरी भाभी को वो लोग उठाकर ले गए थे। इस बात को अब 12 साल बीत गए थे। मेरी भी अब शादी हो गई थी। मेरे पापा ने और मैंने मिलकर सब कुछ संभाल लिया। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, वह मेरा साथ देता है और जो कारोबार हमने उन पैसों से बनाया उसको वही संभालता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी को तो हम किसी तरह लाइन पर ले आए, लेकिन कमी तो हमारे भाई की, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। उसको बड़ा शौक था मेरी शादी देखने का, हमारी खुशियाँ देखने का, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी भाभी के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। हमें इतना पता चला कि उसके माँ बाप को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और उन्होंने भी उसका साथ देने से मना कर दिया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगी के हालात तो अच्छे हैं, लेकिन हमारा भाई हमसे दूर हो गया और हमें हमेशा याद आता है। हमेशा उसको याद करते रहेंगे और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और लोग को यही कहना चाहूँगी कि एक औरत कैसे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने घर में किसी भी औरत को लाने से पहले उसकी अच्छी तरह से छानबीन करें, उसको देखें वह कैसी है। आजकल तो शक्ल से ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। हमें भी पता चल गया था, लेकिन हम तो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गए थे और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी।